हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम लोग केवीएस पीआरटी का जैसे कि हमने क्वेश्चन पेपर लिया है और 2018 क्वेश्चन पेपर ये है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन आते हैं उन्हें। तो आइए देखते हैं केवीएस पीआरटी में शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली और शैक्षिक संस्थानों में मानकों में अंतर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। ए, बी और डी ये जो है शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। शिक्षार्थियों की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता और शैक्षिक संस्थानों के मानकों में उत्तर, सामाजिक रूढ़िबद्ध धारणाएं, सार्वजनिक विकास प्रणाली की कमी, ये सभी जो है शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। और जो सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली जो है शिक्षा के अवसर में समानता में बाधा उत्पन्न नहीं करता बल्कि यह उसको प्रोत्साहित करता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य समझता है, वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। सी ऑप्शन है, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। और डी ऑप्शन है, वह विनोद प्रिय होता तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बी, सद भंडार का जो है पर यहाँ पे जो है कौन सा सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह जो है सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है। क्या ऑप्शन सही जाएगा? कि वह जो है सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है। ये ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो है जो सामाजिक अपेक्षाएं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाना सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। एक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो है दुश्चिंता, तनाव आदि की स्थिति में संयम बनाए रखता है, संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखता है, विनोदप्रिय होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, बहुमुखी प्रवृत्ति वाला होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सजेगा? ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। ऑप्शन है, समस्या की स्थिति का निर्माण करना, समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, कक्षा में भययुक्त वातावरण का निर्माण करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्या सही हो जाएगा? ए, समस्या की स्थिति का निर्माण करना जो है ये जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में शिक्षक जो है समस्या की स्थिति का निर्माण नहीं करता बल्कि वह समस्या को समझने, परिभाषित करने, कहने तथा समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है तथा कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करता है तथा कि विद्यार्थी जो है सहजतापूर्वक अनुभव प्राप्त कर सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस प्रचार पर आधारित नहीं है। व्यक्तिगत जो है योजना आईईपी निम्न से किस विचार पर आधारित नहीं है। ऑप्शन है, शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं। बी ऑप्शन है, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य। सी ऑप्शन है, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग। और डी ऑप्शन है, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। ये ऑप्शन हमारा आंसर में सही हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना होता है इसका उद्देश्य है कि कार्य योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना नहीं है, बल्कि यह जो है एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के
डी एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताओं के आधार पर सहकारी अधिगम कार्य नीतियों का नीति का उपयोग किया जाता है। और आईपी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने का कार्यक्रम जिसमें यह देखा जाता है कि छात्र कैसे सीखता है और उसको प्रभावी ढंग से सीखने में कैसे मदद किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्था के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। ऑप्शन है उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, और बी ऑप्शन है शब्द भंडार परिणाम बढ़ाना, और डी ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन है भाषा और योग तथा निर्माण की क्षमता, और सी ऑप्शन है भाषा और योग तथा निर्माण की क्षमता, और डी ऑप्शन है सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा बी शब्द भंडार तथा परिणाम बढ़ाना। ये जो है बच्चे की भाषा क्षमता विकास के पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है, क्योंकि बच्चे में शब्द भंडार का परिणाम बढ़ाने का परिणाम यह होगा कि बच्चे में रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा जो संपूर्ण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए विद्यालय को चाहिए कि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास के लिए उनको उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय का ज्ञान कराएं, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता पर बल दें और उन्हें सोचने और दूसरों के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात की कक्षा 4 के गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन है अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, बी ऑप्शन है संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम क्षमताओं कौशलों का पूरा करना, और डी ऑप्शन है कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, क्योंकि आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता होती है, अर्थात उन्हें गणितीय खेल कहानियाँ पहेलियाँ आदि के माध्यम से अधिगम अनुभव प्रदान किया जाए ताकि उनमें सकारात्मक रुझान उत्पन्न हो और गणितीय कौशलों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करने में सक्षम हो सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया था, आरंभ के प्राथमिक वर्षों, क्या सा आंसर गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अनुशिक्षण, ट्यूटोरियल, कवायद तथा अभ्यास सत्र, ड्रिल एवं प्रैक्टिस सेशन, सी है प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग, और डी है आंकड़ों की व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। क्या सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आंकड़ों की व्याख्या करना। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की जो विधियां हैं वो इस प्रकार से हैं, ट्यूटोरियल यानी कि अनुशिक्षण, और जो है अनुकरण या प्रतिरूपण, मॉडलिंग, खेल, खोज, समस्या समाधान, ये सभी कंप्यूटर की सहायता से अधिगम संबंधी निम्न विधियां हैं। जबकि आंकड़ों की व्याख्या ये जो है इसमें नहीं आएगा। तो क्या आंसर सही जाएगा, डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। किसी जो है विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम की पूर्ण सामग्री सारणी, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के क्रियाकलापों में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, और सी ऑप्शन है विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो सर्वाधिक सटीक यानी उत्तम तरीका है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा किसी विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की जो है सर्वाधिक सटीक परिभाषा है।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पाठ्यक्रम की जो है पूर्ण सारणी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की जो सर्वाधिक सटीक परिभाषा है पाठ्यक्रम की संपूर्ण सारणी, क्योंकि विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यालय के संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि कक्षा शिक्षण, खेल, विद्यार्थी संगोष्ठियां, वाद विवाद प्रतियोगिता, चर्चा पर चर्चा आदि। ये सभी गतिविधियां जो है विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से सीखने में सहायक होती हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। ऑप्शन है विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना, बी ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 30 से अधिक होना, सी ऑप्शन है विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकता को एक साथ पूरा करना, और डी ऑप्शन है समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री TLM की व्यवस्था करना। बहुस्तरीय, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सी, कि विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके से व अलग अलग गति से सीखने वाले छात्र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उनके स्तर के आधार पर समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य करता है तो वह जो है बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक बच्चा जो है अपनी मनपसंद किताब लेता है। वह प्रायः चित्रों को सुराग के रूप में उपयोग कर अपनी इस कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता या दर्शाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही जाएगा जो है सी, आपतित गठन। ऑप्शन दिया गया आख्यान, वाक्यगत जागरूकता, आपतित गठन, स्वर्णिकी बोध। तो हमारा ऑप्शन क्या सही जाएगा? आपतित गठन। ये आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है और उनके चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है तो यह आपतित गठन प्रक्रिया को दर्शाता है। आपतित गठन पठन में जो है चित्रों के माध्यम से कहानी को नए सिरे से कहने की प्रयास किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी बची क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, और हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू।